जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सीआरपीसी लेक्चर सीरीज का यह अंतिम वीडियो है और आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, रूल 72 हो या रूल 70 हो, इस वीडियो से एक सवाल हमेशा रहेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ सवाल आपके इस पार्ट से बन सकते हैं और ये कौन सा पार्ट है सीआरपीसी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये पावर इसलिए आपको आवश्यक है कि अगर आप एएसआई बनते हैं, अगर कोई प्रोसिक्यूशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, उसमें इन सारे प्रोसीजर की आवश्यकता पड़ती है। या फिर सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। सिंपली देखते हैं इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे। उस इम्पोर्टेंट में भी बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे। फटाफट कवर करते हैं हम इस चैप्टर 12 को। सबसे पहले देखते हैं कहां से कहां तक वर्णित है। ये सेक्शन 154 से लेकर 176 तक ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट के बारे में बताया गया है। सबसे पहला सेक्शन 154, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस, संज्ञेय मामलों में इत्तला। इसे शॉर्ट में हम एफआईआर भी कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सीधा कहता है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला, अगर कोई भी संज्ञेय अपराध होता है, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध ली जाएगी। मतलब अगर एफआईआर आप कैसे दे सकते हैं, पहला हो गया मौखिक, इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर, चाहे वह लिखित रूप से दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। सिंपली कहता है संज्ञेय मामले का इत्तला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी एसएचओ को दिया जाएगा, मौखिक और लिखित जिस रूप में दिया जाए। लास्ट में जब ये तैयार हो जाएगा तो या मौखिक रूप से दिया गया तो उसे कोई लिखेगा, और लिखित तो आप अपने से देंगे और व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा। साथ ही साथ जो एफआईआर रजिस्टर है उसमें उन चीजों को लेखबद्ध किया जाएगा। दूसरा इसमें कंडीशन कहता है कि अगर स्त्री से संबंधित कोई है, जो सेक्शन जैसे एसिड अटैक हो गया 326 का, फिर 326 बी, फिर 354, 354 ए बी सी डी, 376, ये सारे जो सेक्शन हैं, इसमें ये कहता है कि किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। अगला जो पॉइंट इसमें फिर कहता है कि वही सारे सेक्शंस जिसमें है, तो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। मतलब अब जो भी लेडीज का जो सेक्शन था यहाँ पर महिला से संबंधित, वो अगर किसी मूक बधिर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाता है जो शारीरिक रूप से निशक्त है या मानसिक रूप से निशक्त है, तो उसके लिए उसके सुगमता वाले स्थान पर रिकॉर्ड किया जाए। और लास्ट कहता है कि जो हम उनका करेंगे फिजिकली डिसेबल्ड महिला का, उसकी एक वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। साथ ही साथ 164 के तहत अगर उसको कन्फेशनल रिपोर्ट देना है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम लेकर के जाएंगे। और लास्ट कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क में दी जाएगी। साथ ही साथ 154 में यह भी कहता है कि अगर आपका रिपोर्ट नोट नहीं किया जाता है एफआईआर, तो आप जो है उस जिला के कहाँ एसपी को डायरेक्ट आप डाक के द्वारा लिख सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 155, हेडिंग याद रखना है, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजिबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। मतलब पहले हम कॉग्निजिबल देखें, फिर नॉन कॉग्निजिबल केसेस में 155 में इत्तला देते हैं। 156 में कहता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजिबल केस। जो हमको 154 में मिलेगा उसका इंक्वायरी करेंगे 156 के तहत पुलिस करती है। इसके बाद 157 में प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, वो किसका होगा, 156 का ही। एंड 158 में इसके बारे में है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, कि रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाएगी। तो ये 158 सेक्शन जो है 155 का भी है
और 157 का भी है, दोनों को मिला करके किया गया है। 159 में कहता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। तो एसएचओ को ऐसा लगता है कि इस मामले में अगर इंक्वायरी करने की आवश्यकता है तो वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, नहीं तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बना करके वो अपना रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देता है। 160 पे पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, गवाहों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, जिसको समन भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो गवाह वहां आए। उस गवाह आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा कि वो बाध्य है कि सारी चीजों सारी घटनाओं को क्या होगा, सत्य सत्य बताए, और उससे अगर कोई चीज मांगा जा रहा है साक्ष्य के तौर पे तो वो उसे उस पुलिस अधिकारी को दे। आगे कहता है बशर्ते कि किसी भी पुरुष व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु या 65 वर्ष से अधिक आयु या महिला या मानसिक रूप या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी पुरुष व्यक्ति है जहां ऐसा पुरुष व्यक्ति है या महिला निवास करती है। सीधे सी बात है कि ये जहां पे होता है विवाद वहां से बनता है एक सवाल। मेरा ये स्टेटमेंट है और आप इसे याद रखिएगा कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जब भी आप एग्जाम देंगे तो वहां पर इन चीजों को याद रखिएगा। जहां होता है एक विवाद वहीं से बनता है एक सवाल। और विवाद ये हुआ कि जो 160 के तहत हम गवाहों को बुलाते हैं इसमें हम किनको किनको नहीं बुला सकते। तो कहता है जो अगर पुरुष की व्यक्ति 15 वर्ष से आयु कम है या फिर 65 वर्ष से अधिक है, साथ ही साथ कोई महिला है या मानसिक रूप या शारीरिक रूप से अक्षम कोई व्यक्ति है, इन सबको, महिला का आयु नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं पुरुषों की सिर्फ आयु दी गई है, तो उसको उसकी गवाही हम कहाँ लेंगे जाके, उस जहां पर वो कन्वीनियंट हो वहां पे। और आगे कहता है कि राज्य सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा उपधारा 1 के तहत अपने निवास स्थान के अलावा किसी स्थान पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित खर्चों के पुलिस अधिकारी द्वारा भुगतान का प्रावधान करती है। मतलब अगर वो कहीं पर स्पेशली उसको बुलाया जाता है, अगर वो आता है तो क्या करेंगे, गवाह को हम जो उसका खर्चा है वो पुलिस अधिकारी बेयर करेगा। 161 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा करेगा 161 में। तो हम क्या करेंगे उसमें, आगे देता है 162 स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, पुलिस को दिए गए बयानों पर साक्ष्य न किया जाना, साक्ष्यों में बयान का उपयोग। ऐसे भी कहते हैं कि पुलिस के सामने जो है साक्ष्य देने के जो स्टेटमेंट देते हैं उस पर साइन नहीं करना है। अगर बोलेगा नहीं तो नहीं कर रही तो कर ले, दोनों में से ठीक है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो है एविडेंस के तौर पे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता है। बट बीइंग एन आरपीएफ हम लोगों का किसी किसी संबंध में हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इसलिए उसका स्टेटमेंट उसके खिलाफ जाता है, हम उसको एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं। आगे है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कहा जाता है कि हमने एविडेंस एक्ट पढ़ा है, एविडेंस एक्ट की धारा 24 पढ़ा है, वहां पे इसकी जिक्र है कि अगर आप किसी को इंड्यूसमेंट देते हैं, थ्रेट देते हैं और उसके बाद उसका स्टेटमेंट लेते हैं तो फिर वो मान्य नहीं है, तो इसीलिए आपको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देना है। 163 164 है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले उसको मजिस्ट्रेट बताएगा कि आप जो ये कन्फेशनल करना चाहते हैं ये आपके खिलाफ जाएगा। आप उसके बाद अगर चाहते हैं फिर भी देना तो आप उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखता है, उस स्टेटमेंट के नीचे लिख करके फिर रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग के नीचे स्टेटमेंट लिख करके उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट अपना साइन करता है। 164 ए में है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, दुष्कर्म की शिकार पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के बारे में बताया गया है। 165 में है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर द्वारा तलाशी। इस पे आपको एक सवाल आ सकता है सिंपल सा कि कोई स्क्रैप का यार्ड है तो उसको आप सर्च करने किस पावर के तहत जाएंगे, तो 165 के तहत। और कैसे करेंगे तो सेक्शन 100 में आ जाएगा वो बंद स्थान की तलाशी। 167 कहता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, जब जांच 24 घंटे में पूरी ना हो सके तो प्रक्रिया। तो इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है जो आरपीएफ एसआईपीएफ एलडीसी रूल 72 का, उसमें ये से सवाल बन सकते हैं। ये मेरा सेक्शंस कह रहा है कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं क्योंकि इसका काम हमेशा पड़ेगा आपको।
तो सबसे पहले कहता है कि अगर कब ये हम करते हैं, कब हम इन चीजों को करते हैं, तो पहला ये है कि धारा 57 के तहत अगर 24 घंटे के भीतर हमको एक्यूज को क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, जांच पूरा करना है। लेकिन अगर जांच पूरा नहीं हो पाता है 24 घंटे में, तब क्या होगा, मजिस्ट्रेट को हम अब जो सबूत देते हैं उस पर वो संतुष्ट हो जाता है और वो आरोपी व्यक्ति को पुलिस के हिरासत के अलावा 15 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दे देता है। कहता है अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, पुलिस की कस्टडी में दे देता है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 days इफ ही is satisfied that adequate ground exists for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period of exceeding, क्या exceeding है उसके बारे में, मतलब एक बार में 15 दिन का मैक्सिमम रिमांड मिलता है। रिमांड की अवधि क्या है, जहां पर 90 दिन मिलेगा, जहां की ऐसा अपराध किया गया है जिसमें पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनाल्टी है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 10 साल से अधिक की अपराध है, सॉरी कम से कम 10 साल की अवधि का कारावास से दंडनीय अपराध है। तो इसके हिसाब से आप आरपीओपी एक्ट को आंक लीजिएगा कि वो किसमें आएगा। इन तीनों कंडीशन को छोड़ करके 60 डेज है जहां जांच अन्य अपराध से संबंधित है। तो ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको उल्टा करके देगा, सीधा नहीं उल्टा करके देगा कि भाई जो कॉग्निजिबल जैसे कि डेथ हो गया, ये हो गया, इसमें कितना, इसमें दे देगा 60 दिन और बाकियों में 90 दिन। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आते हैं 171, कंप्लेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू accompany पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेंट, शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें रोका नहीं जाएगा। तो मे बी ये सिंपल आपको लाइन में मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा। 172 में केस डायरी के बारे में जिक्र है। जो भी डायरी, केस डायरी का मतलब क्या हुआ, जब से केस शुरू हुआ और जब तक जो है प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट या फिर पुलिस रिपोर्ट ना सौंपी गई है, उसके बीच में जो भी कार्रवाई पुलिस करती है उसको हम एक जगह पर डे बाय डे वर्क में लिखते हैं और उसे ही हम कहते हैं केस डायरी। 173 कहता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कंप्लीट हो जाता है तो पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट देता है वो 173 सेक्शन के तहत देता है। आज की वीडियो का ये अंतिम सेक्शन है 174, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड ईटीसी, आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा जांच करना तथा रिपोर्ट देना, मतलब जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ जो यूडी केसेस होते हैं, अनटोवर्ड इंसिडेंट के केसेस होते हैं रेलवेज में, तो उस पे जो पुलिस आती है और आकर के जो अपना रिपोर्ट बनाती है, वो सारा रिपोर्ट बनता है 174 पे। अगर किसी ने सुसाइड कर लिया है तो बल सदस्य जब सुसाइड करता है तो उसके बाद भी जो रिपोर्ट बनता है दैट इज कवर्ड इन सेक्शन 174। तो ये था सेक्शन 154 से लेकर 176 तक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसे हमने इस वीडियो में कवर किया। आशा करते हैं कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा कुछ योगदान रहे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।